हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 2 किंग्स फार्मर एंड टाउन में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम जो है 600 BC से लेकर के 600 CE तक के पीरियड को देखने की कोशिश करेंगे कि इस दौर में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे रहा। लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि इंडस सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है और उसके बाद से जो है उस तरह से जितने बड़े लेवल पे वो सिविलाइजेशन था, बड़े बड़े शहर डेवलप हुए, उस तरह की चीज़ें डेवलप नहीं हुई। क्या कुछ था उस दौर में। तो स्पेशली ये वो टाइम था जब आर्यंस जो है भारत में प्रभावी हो रहे थे। कुछ लोग कहते हैं बाहर से आए थे, कुछ लोग कहते हैं भारत से ही यह डेवलप हुआ। तो विवादित विषय है, इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। पर्सनली मेरी सोच ही भी यही है कि वो बाहर से ही आए थे। ठीक है, उन्होंने जो है 4 वेद लिखे। उन चारों में भी ऋग्वेद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जो वेद हैं सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उसमें जो है दूसरी चीज़ों की मिक्सिंग ज़्यादा है। ओरिजिनल बुक ऋग्वेद रही है। ठीक है, तो इससे हमको उस दौर में उनकी लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। उनकी सोसाइटी, उनका सोशल स्ट्रक्चर, उनकी लिविंग्स, इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है ऋग्वेद। ठीक है, एडिशनली ये तो हुआ ये जो वैदिक लोग थे वो बेसिकली नॉर्थ इंडिया, गंगा के आसपास बसे थे। याद रखिए, जो इंडस सिविलाइजेशन के लोग हैं वो पंजाब साइड, यानी कि जो इंडस रिवर के पास बसे हैं। वैदिक लोग अब इंडस से शिफ्ट होकर के गंगा रिवर की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इनके पैरेलल कुछ और सिविलाइजेशन, छोटी छोटी सिविलाइजेशन डेवलप होती है, जैसे कि डेक्कन प्लेटू में, कर्नाटका में जो है। इसमें जो है बहुत छोटे छोटे जो है कुछ लिविंग पीपल के कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। क्या हुआ था, तो डेक्कन के आसपास मेगालिथ्स मिले हैं। ये मेगालिथ्स क्या हैं, तो बेसिकली वहाँ पर जो है ना कुछ डेड बॉडीज़ को दफनाया गया है और उसके आसपास बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे गए। इन्हीं बड़े पत्थरों के लिए जो टर्म यूज़ हो रहा है दैट इज़ मेगालिथ। ठीक है, तो उसके बेस पे बहुत छोटी छोटी सिविलाइजेशन के बारे में कुछ आइडिया लगता है, दैट वर कॉल मेगालिथ। कहाँ, स्पेशली जो है डेक्कन का जो इलाका है, अब डेक्कन महाराष्ट्र के आसपास का जो इलाका है, वहीं पर ये जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा मिली हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ मिली हैं। ठीक है, जो कहानी हमें पढ़नी शुरू करनी है वो बेसिकली 6th सेंचुरी BC से शुरू होती है। 6th सेंचुरी BC भारत के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लास्ट चैप्टर में कनिंघम को याद किया होगा। तो जो कनिंघम थे वो ये मानते थे कि भारत का इतिहास ही 6th सेंचुरी BC से शुरू होता है। बाद में फिर श्योर हुआ कि नहीं, 6th सेंचुरी BC से भी 2000 साल पहले जो है इंडस सिविलाइजेशन डेवलप हो चुकी थी। तो 6th सेंचुरी BC में आखिर ऐसा क्या था जिसके कारण ये पीरियड हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में कि 6th सेंचुरी BC ऐसा जो है क्यों इतना क्रिटिकल रहा, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट रहा, कि जहाँ से हमारे लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट मिलने शुरू होते हैं। ठीक है, अब यहीं से 6th सेंचुरी BC के साथ खास बात क्या रही है कि यहाँ ये वो पीरियड था जबकि 2 बड़े रिलीजन डेवलप हुए, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। स्पेशली इनका असर ये रहा कि चूँकि दो नए धर्म थे और इसलिए इन्होंने अपने बारे में खूब सारी इन्फॉर्मेशन लिखी। एडिशनली बाहरी दुनिया से भी कांटेक्ट होना शुरू होता है, जिससे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू होती है। तो ऐसे केस में जो इंडिया का जो सिस्टमैटिक हिस्ट्री है वो कुछ हद तक जो है 6th सेंचुरी BC से स्टार्ट हो जाता है। सही मायनों में अगर आप कहोगे इंडिया का असली जो है एकदम सिस्टमैटिक इतिहास जिसको बोलते हैं कि आपको हर राजा का एक पूरा प्रॉपर सीक्वेंस मिले, उसके बारे में पूरी तरह से डेवलप मिले, तो वो तो तब हुआ जब जो है तुर्क आए, अरब तुर्क जो है आना शुरू हुए। लेकिन थोड़ी बहुत जो है राजाओं के बारे में जो डिटेल मिलनी शुरू होती है, राजाओं के नाम, उनकी एक्टिविटीज़, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, वो 6th सेंचुरी BC से मिलती है। ठीक है, तो भारत का इतिहास जो है काफ़ी हद तक, खासकर पॉलिटिकल हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो वो 6th सेंचुरी BC से स्टार्ट होता है। ठीक है, कल्चरल हिस्ट्री या फिर जो है सिविलाइजेशन वो इंडस तक जाती है, बट राजाओं के बारे में जो डिटेल मिलने की जो बात होती है वो 6th सेंचुरी के आसपास मिलनी शुरू होती है। ठीक है, प्रिंसेप एंड पियदस्सी, ये क्या सीन है। तो बेसिकली प्रिंसेप कौन है, तो बेसिकली ये जो है एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, पूरा नाम था जेम्स प्रिंसेप। वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, किसमें, मिंट में, जो सिक्के ढालने वाले जो लोग हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो है इंडिया में देखो कई सारी लैंग्वेजेज रही, आज जितने लैंग्वेजेस को जानते हैं इससे कई ज़्यादा लैंग्वेजेज जो है एंशिएंट टाइम में थी। तो
उस दौर के जो राजा लोग थे उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे, बट उसमें से कई सारे इंस्क्रिप्शन ऐसे रहे, वो ऐसी लैंग्वेजेज में रहे जो आज तक नहीं पढ़े जा सके। इवन कि कुछ को पढ़ाया जाया गया है, इवन कि कई स्क्रिप्ट आज भी ऐसे हैं जिनकी आज तक जो है मीनिंग नहीं निकाली गई। जैसे कि आप इंडस सिविलाइजेशन का देख सकते हो, ऐसी एक शंख लिपि है, और भी कई सारे स्क्रिप्ट्स हैं जिनको आज तक नहीं पढ़ा गया। ठीक है, अब जो प्रिंसेप साहब थे, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप इनका नाम है, ये पहले वो बंदे थे जिन्होंने अशोक के जो है इंस्क्रिप्शन को पढ़ने में सफलता पाई। कैसे पढ़ा? तो बेसिकली अशोका के कुछ नॉर्थ वेस्ट मीन्स जो पाकिस्तान साइड के जो कुछ जो है अभिलेख मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस जो मिले हैं, उसमें जो है उन्होंने जो है ग्रीक और आर्मेइक की जो है स्क्रिप्ट लिखी है। ठीक है, ग्रीक और आर्मेइक में उसने अपना कंटेंट लिखवाया था। अब था क्या कि जो यूरोपियन लोग थे, ये लोग जो है ग्रीक और आर्मेइक लैंग्वेज से परिचित थे। क्यों? मेसोपोटामिया में काफ़ी खोजें हो चुकी थी, ग्रीक लैंग्वेज जो है उसके बारे में उनके पास इन्फॉर्मेशन थी। उसका असर ये हुआ कि जो वहाँ की जो इंस्क्रिप्ट थे वो पढ़ लिए गए, और फिर उससे जो है बाकी इंस्क्रिप्शन की जो कंटेंट थे उसको मैच कराना शुरू हुआ, और हालत ये हो गई कि ब्राह्मी और खरोष्ठी दो जो है कॉमन स्क्रिप्ट जो है स्क्रिप्ट थे इंडिया के, दोनों को पढ़ने में उनको सक्सेस मिल गई। उसका असर ये हुआ कि काफ़ी सारा रिटन कंटेंट जो है उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिली, और एक महान राजा जो है पियदस्सी के बारे में पता चलता है। अच्छा, ये भी बड़ा मज़ेदार सा है। पियदस्सी, देखो एक और चीज़, पियदस्सी जो है यह शब्द बिगड़ा हुआ है। ओरिजिनल जो संस्कृत टर्म है दैट इज़ प्रियदर्शी। ठीक है, प्रिय मतलब सुंदर, प्यारा, दर्शी दिखने वाला। ठीक है, तो प्रियदर्शी का मतलब होता है कि वो बंदा जो प्यारा दिखे। तो जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले थे किसी पर भी अशोक का नाम नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ जो है कि पियदस्सी राजा जो है ये चाहता है, पियदस्सी राजा ये चाहता है। तो ऐसे केस में कन्फ्यूजन हुआ कि ये पियदस्सी राजा कौन है। कुछ लोग मान लिए साहब इसका नाम ही यही हो सकता है। ठीक है, दूसरी ओर हुआ क्या कि श्रीलंका का एक राजा था जो कि जो है सेम यही टाइटल यूज़ करता था, पियदस्सी। अब आप जो अगर अशोका के इंस्क्रिप्शंस को देखोगे तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत बड़े इलाके पे मिले हैं। एक बार जो है थोड़ा सा देखते हैं ये अशोका का इंस्क्रिप्शन का जो है दायरा क्या है। आप ये देख सकते हो कि जो अशोक का जो अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो कितने बड़े इलाके में जो है फैले हुए हैं। तो और सेम जो है पियदस्सी नाम से एक राजा जो है श्रीलंका में मिलता है। तो ऐसे केस में फाइनली उन्होंने दावा कर दिया कि साहब ये एक ऐसा श्रीलंका का एक ऐसा राजा था जिसने जो पूरे भारत ही नहीं बल्कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तक के इलाके पर रूल कर रहा था। ठीक है, तो इतिहास को देखो कैसे रीराइट किया था। बाद में कुछ एक शिलालेख ऐसे मिलते हैं जिसमें साफ साफ जो है ये नाम मिलता है कि पियदस्सी जो है वो अशोक हैं, और अशोक के बारे में बुद्धिस्ट लिटरेचर में खूब सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तब जा कर के हमें पता चलता है कि साहब इंडिया में एक बहुत महान राजा थे सम्राट अशोक, जिसने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर रूल किया। तो इस तरह से जो है हमेशा मैं कहता हूँ, खासकर एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो अपने आप में, खासकर जब उसकी डीप स्टडी करने लगते हो, तो एक जासूस की तरह काम शुरू होता है कि आपको पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, और बार बार हिस्ट्री को रीराइट करना पड़ता है। ठीक है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है, एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होती है? तो दैट इज़ स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, ऐसे जेम्स प्रिंसेप ने जो है कब जो है जो अशोकन स्क्रिप्ट को पढ़ा था, तो 1830s में, 30 में नहीं, 30s मतलब जो है 30 के डिकेड में। ठीक है, तो इससे जो है हमें एक महान राजा जो है अशोक के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू होती है, और उसके बाद जो है अशोक कौन था, उसकी फैमिली के बारे में लोगों ने डीपली वर्क करना शुरू किया, और हमको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई। ठीक है, द अर्लीस्ट स्टेट जो बुद्धिस्ट जैन लिटरेचर हैं उन्होंने जो है उस दौर में, क्योंकि धार्मिक लिटरेचर थे, तो और सीधी सी बात है जब भी आप कोई नया धर्म चलाते हो तो उसके लिए आपको जो है राजाओं के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे केस में इन टेक्स्ट में कई अलग अलग राजाओं के नाम मिलते हैं। स्पेशली जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन में भी नाम मिलते हैं, बुद्धिस्ट में भी मिलते हैं। स्पेशली एक बुक थी अंगुत्तर निकाय। ठीक है, नाम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके सिलेबस के हिसाब से, लेकिन कॉम्पिटिटिव हिसाब से ये ज़रूरी होता है। अंगुत्तर निकाय, इसमें
कुल जो है 16 महाजनपद के नाम मिलते हैं, ठीक है, 16 महाजनपद। अब ये महाजनपद क्या है, ठीक है, तो बेसिकली पुराने एज में जो एक ट्राइब होती थी, ट्राइब के लिए जो टर्म आ रहा दैट इज जन, ठीक है, जन मीन्स समूह, ठीक, जनगण मन अधिनायक जय है, जन मतलब समूह, ठीक है। ये जन लोग जिस एरिया में रहते थे वो कहलाए जनपद, ठीक है, आज के दौर में जनपद डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं, ठीक। तो जन लोग एक ट्राइब जिस इलाके में रहता था दैट इज़ कॉल्ड जनपद, ठीक है। तो अलग अलग जो ट्राइब अलग अलग इलाके में रह रही थी तो अलग अलग जनपद हो गए। धीरे धीरे ये जो जनपद थे उसने अपने एरिया को एक्सपैंड करना शुरू किया और हाल धीरे धीरे यही जनपद आगे चल करके ये महाजनपद बनते हैं, ठीक है। जनपद बड़े हो गए, देवर कॉल्ड महाजनपद। तो कुल कितने महाजनपद का रेफरेंस मिलता है, तो बेसिकली जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने 16 के नाम बताए, बाद में जो है इनकी संख्या जो है जैन वैन से मिला लिया जाए तो ये संख्या थोड़ी अधिक हो जाती है। इसमें 4 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कई सारे हैं, वज्जी, मगध, कौशल और जो है अवंती, ठीक है, मगध, कौशल, वत्स, अवंती, ठीक है, ये 4 मेन है। अब थोड़ा सा जो है मैप पे आकर के इनको देख लेते हैं क्योंकि जो एग्ज़ाम में मैप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं ये 16 महाजनपद कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, ठीक है, दैट इज़ वज्जी, ठीक है, नंबर 1 आप देख सकते हैं ऊपर। नंबर 2 मगध, ठीक है, और ठीक नीचे 8 नंबर राजगीर जो कि जो है मगध की कैपिटल थी। नंबर 1 वज्जी, नंबर 2 मगध और नंबर 8 राजगीर, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। आप ये 3 नंबर जो है कौशल है, ठीक है, कौशल भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक। 11 नंबर वाराणसी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 3 नंबर कौशल अयोध्या के नाम था, ठीक है, पुराना नाम था कौशल, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। 7 नंबर अवंती और 9 नंबर उज्जैन, ठीक। और देखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। आप 4 कुरु, रुको, 4 नंबर हमारा हो गया कुरु, ठीक है। 5 नंबर हो गया पांचाल, ठीक, 5 नंबर पांचाल। यहाँ पर इंडिया के परे जो है 2 नाम मिल रहे हैं, गांधार, ठीक है, आज के दौर में ये कांधार कहते हैं और ये अफ़गानिस्तान में है। और 10 नंबर तक्षशिला। ये वो इम्पॉर्टेंट शहर हैं जो कि आपको जो है एग्ज़ाम में जो है आपको जो सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि जो है आपके एग्ज़ाम के लिए आपको जो है प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये वो शहर रहे हैं जिनको जो है जो कि आपको एग्ज़ाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली यही वो महाजनपद थे जो कि जिनको हमें पढ़ना है। 4 फेमस थे, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। और उनमें भी जो मगध था ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होकर के उभरता है। अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, तो बेसिकली 2 तरह का सिस्टम था। एक तो मनार्की सिस्टम कि एक राजा हो गया वो पूरे इलाके पे रूल करता था। दूसरा था गणाज, ठीक है, या संघाज। इन संघाज की कहानी क्या थी, आज के दौर में पहले ये कहा जाता था ये डेमोक्रेसी है, आज के दौर में कहा जा रहा है ये ओलिगार्की थी। अब ये ओलिगार्की क्या है, ओलिगार्की में क्या होता है कि आप कुछ ग्रुप ऑफ एलीट रूल करता है। डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में जितने भी लोग हैं सभी के सभी रूल करते हैं, ठीक है, जनता का शासन। जैसे आज के दौर में इलेक्शन में क्या होता है, जितनी भी देश की पब्लिक है सभी लोग वोट देती है, कुछ लोगों को चुनती है और वो रूल करते हैं। राजशाही में क्या होता है, एक राजा होता है और वही पूरे इलाके पे रूल कर रहा होता है, ठीक है। ओलिगार्की में क्या है, एक देश है, देश के अंदर ढेर सारी पॉपुलेशन है, ठीक है, लेकिन उसमें एक छोटा सा सेक्शन जो कि एलीट क्लास का होता है वो रूल करता है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ राज्य ऐसे थे जैसे वज्जी था, लिच्छवी गणराज्य था, इवन कि बुद्ध और महावीर का जो अपना गणराज्य है, बुद्ध शाक्य के थे, देख लेना बुद्ध जो है शाक्य के हैं और जो महावीर हैं ये लिच्छवी है, ठीक है, महावीर का लिच्छवी और बुद्ध का शाक्य गणराज्य, ठीक है। ये भी जो है एक ये लोग भी जो है ओलिगार्की सिस्टम में थे। ओलिगार्की में क्या था, जैसे एक वज्जीकारी उदाहरण आता है लिच्छवी गणराज्य का कि वहाँ पर 7,707 राजा थे, उनके 7,707 पैलेस थे और कोई भी डिसीजन लेने के लिए वो मिलजुल करके डिसीजन लेते थे। अगेन
जब हम डेमोक्रेसी कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि सारी की सारी पब्लिक जो है वोटिंग में पार्टिसिपेट करेगी। यहाँ क्या था कि जो एलिट फैमिली थी, हालांकि संख्या उनकी बहुत ज़्यादा थी, 7,000 जो के करीब में नंबर कम नहीं होते, लेकिन क्योंकि वेमेन को वोटिंग राइट नहीं दिया, क्योंकि स्लेव्स को वोटिंग राइट नहीं दिया, इसीलिए इनको ओलिगार्की कहा जा रहा है, डेमोक्रेसी नहीं कहा जा रहा है। तो ये लोग मिलजुल करके रूल करते थे। स्पेशली आप सबसे फेमस नाम कौन है, तो वज्जी कर्णा जी, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि जितने भी लोग थे सबको ही राजा कहते थे। ये नहीं कि एक या दो जो हेड है उसको राजा बोलते थे, नहीं, A to Z सब जितने भी मेंबर होते थे सभी राजा कहलाते थे, ठीक है। अब हर महाजनपद के पास अपनी एक कैपिटल सिटी होती थी और ऐसे कैपिटल सिटीज़ को उन्होंने फोर्टिफाइड कर दिया था, क्योंकि जनपद बड़े हो रहे हैं, पैसा आ रहा है, पावर आ रही है, तो उन्होंने जो है, चूँकि बार बार अटैक हो रहे थे, तो इसलिए उन्होंने जो है उसको फोर्टिफाइड करना शुरू किया, ठीक है। उनके पास खुद की आर्मी बनानी शुरू की और ख़ुद का जो है बाकायदा ऑफिसर्स अपॉइंट करने शुरू किए, ठीक है। अगेन जनपद की कहानी जो है आपको ऑलरेडी बता दी गई है, तो इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा और डिस्क्रिप्शन है इंस्क्रिप्शंस के बारे में। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, तो बेसिकली ये वो राइटिंग है जो कि हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, ठीक। एक हुआ आपने पेपर पे लिखा, एक हुआ पुराने ज़माने में पाम लीफ या कपड़े पे लिखा गया, तो वो नहीं है। इंस्क्रिप्शन में क्या है, हार्ड सरफेस होनी चाहिए, जैसे कि स्टोन, मेटल या पॉटरी। अब इसका फ़ायदा क्या था, इसका फ़ायदा ये था कि ये चीज़ें लॉन्ग टर्म पे तक टिक सकती थी। जैसे आपने एक कागज़ पे लिखा, पाम लीफ पे लिखा, तो वो चीज़ें जो सड़ जाएंगी, ख़राब हो जाएगी, फट जाएगी, लेकिन इंस्क्रिप्शन लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। तो सॉफ्ट सरफेस पे जब लिख रहे हैं दैट इज़ मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। हार्ड सरफेस पे हो गया तो इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट सॉफ्ट सरफेस से, ठीक है, और इंस्क्रिप्शन हार्ड पर, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना। तो पुराने दौर में जो राजा लोग थे, उन्होंने जो है, जो वो चाहते थे कि आने वाली जनरेशन हमको याद रखे, तो उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए। क्या क्या चीज़ें थी, तो बेसिकली उनके अचीवमेंट्स, उन्होंने कुछ बनाया हो, कुछ उनके जो आइडियाज़ थे, उन्होंने डोनेशन दिए, तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने इंस्क्रिप्शंस में लिखवाई। स्पेशली मंदिरों से डोनेशन वाले रिपोर्ट्स मिलती हैं, और जो बड़े बड़े इलाकों, शहरों में जो भी फेमस शहर होते थे, वहाँ राजा पिलर्स पर, पहाड़ों पर, मंदिरों की दीवारों पर इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे। अब इंस्क्रिप्शन जो है एक तरह का परमानेंट रिकॉर्ड था, क्योंकि बहुत लंबे समय तक रहता था। अब पता कैसे चलता था कि ये किस पीरियड का है, तो कुछ इंस्क्रिप्शन में बाकायदा डेट लिखे थे, ठीक है। कुछ इंस्क्रिप्शन को उनकी जो है पीरियड के हिसाब से स्टडी की जाती थी कि कैसे जो है, जैसे मान लो उसने एक एग्जांपल दिया है कि 250 में जो BC में जो लेटर अ, यहाँ ए लिखा है, और कैसे लिखा जाता था, उल्टा के की तरफ, ठीक है, ऐसे अ लिखते थे, ठीक। 500 CE तक आते आते अ लिखने का तरीका जो है थोड़ा सा चेंज होकर के ऐसे हो गया, और आज अ ऐसे लिखते हैं। तो आपके लिखने की वर्ड तरीके से हम ये समझ जाते थे कि ये इंस्क्रिप्शन किस पीरियड का हो सकता है। कई सारे इंस्क्रिप्शन में तो डेट ही मिल गई तो टेंशन ही नहीं थी। कई सारे इंस्क्रिप्शन में ये जो है राइटिंग के टेक्निक से अंदाज़ लगाया जाता है कि कैसे लिखा गया। ये वैसे ही था जैसे कि आप किसी की हैंड राइटिंग देख करके आप समझ जाते हो कि ये कॉपी उसकी हो सकती है। तो कुछ कहानी ऐसे ही है। जो सबसे पुरानी जो है इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृत में मिली है। प्राकृत जो है एक लैंग्वेज है, याद रखिए, 1 नंबर क्वेश्चन बनता है कि अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन जो है किस लैंग्वेज में है, तो दैट इज़ प्राकृत, जो कि कॉमन लोग यूज़ करते थे। यही वजह आप इनके जो नाम देखोगे, अजात शत्रु, ठीक है, अशोक, जबकि एक्चुअल जो नाम है अजात शत्रु है, AJAT शत्रु, SHATRU, शत्रु जिसका कोई शत्रु नहीं, अजात जिसका कोई शत्रु जन्म न ले। और उसी का जो है ये संस्कृत टर्म हो गया अजात शत्रु, और जो प्राकृत में इसको अजात शत्रु बोलते थे। ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे जो कि संस्कृत से थोड़े से बिगड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चूँकि कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी तो उतनी शुद्धता नहीं हो सकती थी। इसी के पैरेलल कुछ और लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि पाली, तमिल, संस्कृत, इनमें भी जो है इंस्क्रिप्शंस खूब सारे मिले हैं, बट सबसे पुरानी और इम्पॉर्टेंट जो है वो है प्राकृत, ठीक है। आगे चलते हैं। तो जो महाजनपद हैं उनके पास खुद के कैपिटल होने लगे हैं, वो फोर्टिफाइड होने लगे हैं। इसके बाद जो है उनके पास खुद की आर्मी, ऑफिसर्स, ये सारी चीज़ें जो है उस दौर में होने लगी है। अगेन यहाँ पर वही सारा मैप है जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अलग अलग जो है
जो महाजनपद थे यहाँ उनका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसी टाइम जो ब्राह्मण्स थे इन्होंने जो है संस्कृत में कुछ और किताबें लिखनी शुरू कर दी, ठीक है। इन किताबों में क्या क्या था, तो बेसिकली धर्मसूत्र लिखे गए ताकि शासन कैसे चलाया जाए ये उनकी डिटेल थी, ठीक है। राजाओं को रूल्स एंड रेगुलेशन बताने के लिए उन्होंने किताबें लिखाई। स्पेशली माना यह जाता था कि जो राजा होगा वो क्षत्रिय ही होगा, लेकिन कई बार ऐसा भी था कि जो है अदर कास्ट के लोग भी जो है राजा बन जाते थे और फिर बाद में कुछ पूजा पाठ करवा करके चीज़ें मैनेज कर ली जाती थी। जो रूलर्स थे उनको से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो जो है टैक्स और ट्रिब्यूट दोनों कलेक्ट करेंगे। किन से? कल्टीवेटर, पीजेंट से, ट्रेडर से और आर्टिशन से। अब दो टर्म आ रहा है टैक्स और ट्रिब्यूट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? टैक्स का मतलब ये होता है जो डायरेक्टली जो है लोगों से डिमांड किया जाए कि साहब हम आप पे रूल कर रहे हैं, बदले में आप हमको दो। कैश भी आप दे सकते हो और जो है ग्रेन्स या कोई प्रोडक्ट भी दे सकते हो। ट्रिब्यूट का मतलब होता है गिफ्ट, ठीक है। एक तरह से फोर्सफुली गिफ्ट लेते थे कि जो है नहीं आपको गिफ्ट देना ही पड़ेगा। लोग डर के मारे, जो बिजनेसमैन होते थे उनको उस एरिया में बिजनेस करना था तो मजबूरी में ही देते थे, पर ट्रिब्यूट एक तरह का गिफ्ट हो गया, ठीक है। तो टैक्स एंड ट्रिब्यूट जो है गिफ्ट जो वसूलते थे। और ये जो रिसोर्सेज, अब एक सवाल और आता है, क्या उस ज़माने में जो फॉरेस्ट के लोग थे या पास्टोरलिस्ट जो जानवर चराते क्या वो भी टैक्स भरते थे? बट वी रियली डोंट नो, इसका कहीं कोई जवाब नहीं मिलता। अगेन एक और बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था कि जो राजा लोग थे ये लोग आसपास के राज्यों में लूटपाट करते थे। उनके अटैक कर दिया और अटैक करके वहाँ से जो है कुछ उनका अनाज छीन लिया, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली, पैसे छीन लिए और इस तरह से चीज़ें जो है वो मैनेज करते थे, ठीक है। उस दौर में ये चीज़ अलाउड मानी जाती थी। इसी तरह से कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने परमानेंट आर्मी बना दी, स्टैंडिंग आर्मी, और परमानेंट ब्यूरोक्रेसी बना दी। दूसरी ओर जो अदर राज्य थे वो मिलिशिया पर डिपेंड रहे, एक तरह का आप समझ सकते हो प्राइवेट आर्मी या कहो तो चोर डाकू का गिरोह पर ही डिपेंड रहे। और ये लोग जो है उनके किसानों से ही मिल करके बने थे, जैसे उनके एरिया में जो भी किसान काम कर रहे थे उन्हीं की टीम होती थी, उन्हीं के साथ मिल करके ये अलग अलग इलाकों पर अटैक करते थे और उससे जो है काम करते थे। अब एक बार जो है फिर से हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो 6th सेंचुरी BC की कहानी है वो हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, कि 6th सेंचुरी BC जो है हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो पहली चीज़ ये वो पीरियड था जबकि जो है आयरन का यूज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब आयरन यूज़ होना क्यों इम्पॉर्टेंट है? वजह क्या है? आयरन का जब यूज़ होता है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो है इसके कारण जो है आप एग्रीकल्चर ज़मीन ज़्यादा गहरी तक खुदाई होती है और जो है क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो पहली चीज़ हमने देख ली कि जो है क्रॉप का प्रोडक्शन जो है आयरन का यूज़ होना शुरू हुआ, इसके कारण जो है प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। याद रखना ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 6th सेंचुरी BC जो है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है कि इस दौर में सिक्के मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो राजा लोग थे उन्होंने सिक्के बनवाने शुरू कर दिए और उसके कारण जो है बिज़नेस जो है काफ़ी तेज़ी से फिर से बढ़ना शुरू होता है। इंडस सिविलाइजेशन में था बट उसके बाद से ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी, लेकिन दोबारा जो है फिर से जो है जब कॉइन्स मिलना शुरू होता है तो माना जाता है ट्रेड बढ़ना शुरू हुआ। इसी टाइम जो है दो बड़े रिलीजन जो है डेवलप होते हैं, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। और सिर्फ यही दो नहीं, पैरेलल जो है कई सारे तरह के जो है थिंकिंग पैटर्न डेवलप होते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी डेवलप होती है। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट था। इसी टाइम पहली बार जो है राज्य अलग अलग राज्यों की डिटेल मिलनी शुरू होती है। 16 महाजनपद की जो डिटेल है इसी टाइम मिलती है। इस जो राजशाही थी दो तरह की थी, मोनार्की भी है और ओलिगार्की भी है। तो वैरायटी ऑफ जो है एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है। अब पहली बार एक बड़ा जो है पैन इंडिया एम्पायर खड़ा होता है, दैट इज़ मगध। एक विशाल साम्राज्य आता है। दो बड़े धर्म बुद्धिज़्म जैनिज़्म जो कि सिर्फ इंडिया को ही प्रभाव नहीं करते, ये जो है जैनिज़्म तो ज़्यादा नहीं फैला बट बुद्धिज़्म जो है वो एशिया के बहुत बड़े हिस्से पे कवर कर लिया। इवन कि जो इस्लामिक एरिया वहाँ पर भी था। इधर तो आप जानते ही हो चाइना, कोरिया, मंगोलिया, ये जापान, ये सब इलाका है ही। इधर जो है अफ़गानिस्तान से लेकर के मिडिल एशिया तक जो है इनका प्रभाव था। ये अलग बात है, इस्लाम के आने के बाद वो ख़त्म हो गया। चेंजेज इन हिंदुज़्म, इसी टाइम में हिंदुज़्म पर भी जो है चेंजेज आने शुरू होते हैं। और हिंदुज़्म में क्या चेंज आया था? तो आइडल वर्शिप शुरू होती है। थोड़ा लेट से ही शुरू हुआ था, 600 के बाद शुरू हुआ, लेकिन
जो है धीरे धीरे बुद्धिज़्म ने इनको ही मॉडिफाई करना शुरू किया। कहा जाता है अहिंसा का कॉन्सेप्ट भी जो है कि हम जो है वेजिटेरियन होंगे, हम जो है जीवों को नहीं मारेंगे, ये सब जो बुद्धिज़्म का ही इम्पैक्ट था। तो हिंदुज़्म में भी जो है भगवान की पूजा होनी शुरू होती है, सिंप्लिसिटी आने शुरू होती है, यज्ञ का प्रभाव कम होता है, तो हिंदुज़्म में भी मॉडिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं। और 300 BC तक आते आते भारत का फिर से जो है बाकी दुनिया से कांटेक्ट होना शुरू होता है। तो इस तरह से चीज़ें जो है 6th सेंचुरी के BC में जो चेंजेज आते हैं, ये हमने उसके बारे में पढ़ा। द फर्स्ट एमंगस्ट द 16 मगध, इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।